हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है। ये इकोनॉमी का एक आर्टिकल है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस के भी इकोनॉमी के आर्टिकल को डिस्कस करना है। द इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी के उस आर्टिकल से आपको कुछ इस तरह का मटेरियल मिलेगा जो शायद आपके स्टैटिक में भी आप ना पढ़ें। तो आई वुड हाईली एंड सिंसियरली रेकमेंड कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, यू प्लीज नोट देम डाउन। ओके, लेकिन दोनों आर्टिकल अगर हम कंसेक्यूटिवली डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हो जाएगी। तो इसके बीच में हम GS1 का टूरिज्म पे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, तो पहला आर्टिकल है बैंक बैलेंस शीट्स सी डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 आफ्टर 7 year गैप RBI। तो देखिए, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि यहाँ क्या लिखा है, एक इसकी कर्सरी रीडिंग दें, आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बैंक्स की बैलेंस शीट ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है, तो बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बैंक एक कंपनी की तरह ही है। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट जैसे होती है जिसमें एक तरफ हम एसेट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लायबिलिटी लिखते हैं, वैसे ही बैंक्स की जो बैलेंस शीट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, वो भी इसी तरह आती है। एक तरफ हम एसेट्स लिखते हैं, एक तरफ हम लायबिलिटी रखते हैं। लेकिन अब बैंक के केस में एसेट और लायबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है? एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको एक प्रॉफिट ला के दे, कुछ मुनाफा करे, ठीक है। और लायबिलिटी एक सिरदर्दी, जो आपके लिए एक लॉस है या आपके लिए एक बर्डन है, ठीक है। तो अब बैंक के बैलेंस शीट में बैंक के केस में एसेट क्या होता है? बैंक के केस में एसेट होता है क्रेडिट, लोन। अब आप सोचेंगे कि लोन कैसे एसेट हो सकता है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के पास से तो पैसा जा रहा है ना, जो आप लोन के रूप में ले रहे हैं। बट नॉट दैट वे। जो आपको बैंक लोन दे रहा है, वो लोन का सारा प्रिंसिपल अमाउंट बैंक के पास वापस आएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आप एक इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का आना बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है, इसीलिए बैंक की एसेट वाली कैटेगरी में हमेशा लोन्स आते हैं। अब लायबिलिटी क्या होती है? बैंक के लिए आपके डिपॉजिट, जो आप अपना पैसे डिपॉजिट करते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में, वो उनके लिए लायबिलिटी है। अब आप ये सोचेंगे ये भी अजीब है, क्यों? क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनके पास तो पैसा जा रहा है, तो वो लायबिलिटी कैसे हो सकती है? पर वो एक सिरदर्दी है बैंक के लिए। क्यों है? क्योंकि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये बात। साथ ही में जो आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया हुआ है, उस पे बैंक को आपको एक इंटरेस्ट भी पे करना है। तो दैट वे इट इज मेकिंग लॉस देयर। तो इस वजह से बैंक की बैलेंस शीट में एसेट कैटेगरी में आता है लोन, और लायबिलिटी कैटेगरी में आते हैं आपके डिपॉजिट्स। तो ये आपको एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि बैंक की बैलेंस शीट ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है, तो कैसे इतनी ग्रोथ देखी होगी? कि इसका मतलब ये है कि बैंक ने एसेट ज्यादा किए हैं, एसेट ज्यादा कमाए हैं। तो अब एसेट क्या है बैंक के केस में? बैंक ने लोन्स ज्यादा दिए होंगे, जिस वजह से उसकी बैलेंस शीट पॉजिटिव दिख रही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर प्रीलिम्स में भी आपके बिल्कुल बेसिक्स चेक किए जाते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज, अगर यही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बैंक की बैलेंस शीट ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है या ग्रोथ देखी है, तो उसका क्या मतलब है? और उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसमें से एक ऑप्शन ये है कि हायर क्रेडिट ग्रोथ, एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। फ्यूल्ड बाय रोबस्ट क्रेडिट डिमांड। अब देखिए, क्रेडिट ग्रोथ इसीलिए हुई है, खुद से तो बैंक बांटने चला नहीं गया होगा लोन, है ना, क्योंकि क्रेडिट की डिमांड है। अब क्रेडिट की डिमांड है तो वो एक इंडिकेटर है कि हमारा जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो रही है। मैक्रो इकोनॉमी इज डिपिक्टिंग ग्रीन शूट्स, ठीक है, कि जो हमारी कोविड में दिक्कतें आई, अब सोर्ट ऑफ रिकवरी हैज बीन कमिंग इन। ओके, तो क्रेडिट की डिमांड थी, इसीलिए क्रेडिट की ग्रोथ हुई 2022-2023 में। ओके, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स registered double digit growth in 2022 after a gap of 7 साल। 7 साल के बाद बेसिकली ऐसा हुआ है, ये क्रेडिट ग्रोथ की वजह से ही हुआ है, which accelerated to a 10-year high in the first half of this fiscal, RBI की रिपोर्ट बताती है।
अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल, आई होप आपको एसेट और लायबिलिटी का क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप अपने थोड़ा सा साइड पे कीजिए दिमाग में, क्योंकि हमें एक और कॉन्सेप्ट के लिए अपने दिमाग में जगह बनानी है, ठीक है। तो अब हम इसे पहले पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखा है, एंड देन आई वुड गो ऑन टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। कमर्शियल बैंक्स में हैव टू रेज डिपॉजिट रेट्स। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि अब आप क्या करिए, डिपॉजिट रेट्स बढ़ाना शुरू कीजिए। मिस्टर कमर्शियल बैंक, आप अपने डिपॉजिट रेट बढ़ाइए, ताकि जो आप क्रेडिट की डिमांड देख रहे हैं, हम इतनी सर्जिंग, इतनी ज्यादा क्रेडिट की डिमांड देख रहे हैं, उसको आप मीट कर पाए। अब ये आई डू नॉट नो कि आपको समझ आएगा कि नहीं, तो अब आप सुनिए। इसका मतलब ये है, ये पता है आरबीआई क्या करता है। ओके, आरबीआई, आप अभी देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है आरबीआई की, वो रेपो रेट डिसाइड करती है, अनाउंस करती है। तो अब रेपो रेट क्या होता है, सो अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बैंक क्या करते हैं, बैंक आपको लोन देते हैं, ओके। तो बैंक को कभी कभी बहुत ज्यादा लोन की डिमांड हो जाती है, तो इसीलिए वो ओवरनाइट बेसिस पे शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं खुद ही आरबीआई से। तो एक अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में देखें, तो बैंक आरबीआई से लोन लेके आपको लोन देता है, लेकिन बैंक को किस रेट पे लोन मिलता है आरबीआई से, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ओके। जिस रेट पे आरबीआई लेंड करती है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, उसे रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है, अगर एक आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक कोई महात्मा देवता नहीं है कि आपको सस्ते रेट पे दे देंगे, खुद महंगे रेट पे लोन ले रहे हैं आरबीआई से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, और बहुत ऑटोमेटिकली जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है वो आपको ट्रांसफर कर देंगे वो बढ़ा हुआ रेपो रेट, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है कि यू नो जो लेंडिंग रेट है, जिस रेट पे आपको लोन मिल रहा है, वो तो बढ़ जाता है क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, लेकिन डिपॉजिट रेट बैंक्स नहीं बढ़ाते, वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि असूलन क्या होता है, ऑलमोस्ट लगभग उसी रेट पे, सेम सिमिलर रेट होते हैं जिसपे आपको लोन मिलता है और जितना इंटरेस्ट रेट आपको आपके डिपॉजिट में मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है और ये बेसिक रैशनल कहता है। लेकिन आरबीआई, ये तो ऑटोमेटिक है कि वो आपको रेपो रेट तो ट्रांसफर कर देते हैं, वो रेट तो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन डिपॉजिट रेट आपको ट्रांसफर नहीं करते, जो आपके बेसिकली उस पर मिलेगा, आपके डिपॉजिट जो आपने जमा करवाया हो उस पर मिलेगा। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, इस तरह के सिग्नलिंग करती है, जो हमने यहाँ पे देखा है, इसे मॉरल सिग्नलिंग कहते हैं, कि क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, अब डिपॉजिट रेट बढ़ाने चाहिए, ये आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को सिग्नल किया है, ओके। यहाँ पे आरबीआई को बार बार रिइटरेट करना पड़ता है बाकी बैंक्स को, क्योंकि लेंडिंग रेट तो वो कर देंगे ट्रांसफर, पर यहाँ दिक्कत आती है। अब बैंक ने, यहाँ पे आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने एक बात कही है कि अगर आपको क्रेडिट डिमांड को मीट करना है, तो अब आपको अपने डिपॉजिट रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या है, ये बिल्कुल वही है जो हमने विजन आईएएस के इकोनॉमिक सेक्शन में, इकोनॉमी के सेक्शन में इस बार डिस्कस किया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो रैशनल पता है। नोबेल प्राइज इकोनॉमी में इस बार किसको मिला है, इट इज नॉट नोबेल प्राइज, एक्चुअली इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर नोबेल प्राइज, क्योंकि इकोनॉमी में कोई नोबेल प्राइज होता नहीं है। तो वो बेसिकली बैंक और बैंक के क्राइसिस में क्या रोल होता है, ये सब वगैरह को डिस्कस करता है। इस वजह से 3 लोगों को नोबेल प्राइज सोर्ट ऑफ चीज मिली है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंपल सी चीज बताई गई है कि बैंक क्या करता है, बैंक कहाँ से लोन उठा के लेके आता है, क्रेडिट की डिमांड को पूरी कैसे करेगा। जो आप पैसा जमा करवाते हैं ना बैंक के पास, जो डिपॉजिट करते हैं, उसी को बेसिकली, उसी का थोड़ा सा पोर्शन उठा के जो लोन मांगने आता है वो दे देते हैं। तो जब आपको लगेगा, आपको अट्रैक्टिव लगेगा कि अच्छा हमें इतना ज्यादा डिपॉजिट रेट मिल रहा है, तभी तो आप डिपॉजिट करेंगे ना, तो ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो इंसेंटिवाइज आपको भी तो करना पड़ेगा बैंक को, ताकि आप डिपॉजिट करें और उसका कुछ अमाउंट उठा के वो लोन कर दे और क्रेडिट की डिमांड को पूरी कर दे। यही बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पे सिग्नल किया है, ओके। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अभी हमें एक आर्टिकल डिस्कस करना है GS1 का, ओके। तो फिर इसके बाद हम
डीमोनेटाइजेशन पे कुछ बहुत अच्छा मटेरियल आया है. आई वुड सिंसियरली रेकमेंड कि अगर आप अपने स्टैटिक में डीमोनेटाइजेशन पे कुछ नहीं पढ़ते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है, आई डू नॉट नो विच मटेरियल यू आर रेफरिंग टू, आप प्लीज उसके कुछ बेसिक 4-5 पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा. डीमोनेटाइजेशन पे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है GS3 में. ओके क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, जनवरी 2 को इसका वर्डिक्ट भी आने वाला है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके तो लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट्री पैनल पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू क्रिएट टूरिज्म काउंसिल. अब यहाँ से देखिए ये आर्टिकल 1 है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक आर्टिकल में से कम आपको 3 से 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे, डिपेंडिंग अपॉन द आर्टिकल. कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. बट अगेन यू पे अटेंशन कि कैसे आपके लिए हर पैराग्राफ में से ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है. अब टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? आई हैव बीन reiterating, re-emphasizing the importance of this particular topic very much from last so many days, क्योंकि a lot is happening into tourism. G20 की प्रेसिडेंसी हमने ली है और हमने कहा है कि हम टूरिज्म, हेरिटेज, कल्चर इसको एग्जिबिट करेंगे बाकी कंट्रीज को, बाकी जो डिप्लोमेट्स और डिग्नेटरीज आएंगी भारत में. तो 56 लोकेशंस के आसपास डिफरेंट 200 मीटिंग्स होंगी. ठीक है, तो ये टूरिज्म. धर्मशाला डिक्लेरेशन अभी हमने साइन की है, अगेन टूरिज्म. ओके और भी बहुत सारी चीज़ें जो टूरिज्म से रिलेटेड हो रही हैं. और कैसे अभी हमने एक चैलेंज डिस्कस किया था कि टूरिज्म का एक चैलेंज अभी विंटर सेशन में ही जो पार्लियामेंट में अपनी जस्टिफिकेशन सरकार द्वारा दी गई थी कि बहुत सारी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के आसपास, कि बहुत सारे हटमेंट्स है, स्लम्स हो गए हैं 100 मीटर 200-300 मीटर के अंदर अंदर हेरिटेज मॉन्यूमेंट. सबसे ज्यादा यूपी और फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट हो रही है. दैट इज अ चैलेंज फॉर यू. और क्या हो रहा है टूरिज्म में? तामिल काशी संगमम हो रहा है, अगेन अ ब्यूटिफुल थिंग. और क्या हो रहा है टूरिज्म में? अगर हम देखें स्वदेश दर्शन 2.0, what else is happening? Ambedkar circuit is happening. So a lot about tourism. Okay, तो tourism आपके लिए बहुत ज़्यादा important है. मिस्टर मोदी, आप प्राइम मिनिस्टर, वो बार बार आपको tourism के बारे में बोलते कुछ दिख जाते हैं, तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए. It is very important for you. Okay, अभी हमने बहुत सारी चैलेंज, तो एक मैंने एनक्रोचमेंट का आपको बता दिया था. अब यहाँ से इस आर्टिकल में से आपको कुछ चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को तरोड़ मरोड़ के आप वे फॉरवर्ड में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. ओके, मेयरली ड्राफ्टिंग. अब देखिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या कहा है कि जस्ट आप ड्राफ्ट कर लेते हैं एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को, इट इज़ नॉट इनफ. अगर आप सच में भारत में टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, ये जो लिप सर्विस आप पॉलिसी बना के दे देते हैं, इट्स नॉट इनफ. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर हैज सजेस्टेड कि आप क्या करें, नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाना शुरू कीजिए. जल्दी से जल्दी जितने भी एफर्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक कीजिए नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाने के लिए. ये नेशनल टूरिज्म, ये आपका एक पॉइंट नंबर 1 यहाँ से मिलता है, नेशनल टूरिज्म काउंसिल. आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री एज पॉइंटेड आउट बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट मेयरली ड्राफ्टिंग दिस इज नॉट इनफ, वी शैल बी क्रिएटिंग दिस एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो नेशनल टूरिज्म काउंसिल कैसी होगी? जीएसटी काउंसिल की तरह होगी, बिल्कुल उसकी लाइंस पे होगी. जीएसटी काउंसिल की तरह ही ये भी डायरेक्टली रिकमेंडेशंस दे पाएगी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को टूरिज्म के सेक्टर में. पॉइंट नंबर 1 यू गेट इट फ्रॉम हियर. अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों मार्क किया है? ये मैंने एक कोट इसलिए मार्क किया है, आप चाहें, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं. आप एस्से में लिखिए, एथिक्स में लिखिए, एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुली पुट. ओके, तो इन्होंने इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऑब्जर्व करते हुए कहा है, विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट अ विजन इज अ नाइटमेयर. तो अगर आप केवल एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन, विजन रखते हैं, सोच बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, तो वो एक डे ड्रीम ही कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, दिन में सपने देखने वाली बात है. और साथ ही में एक्शन के लिए भी विजन भी बहुत जरूरी है. एक्शन जरूरी है पर विजन भी, क्योंकि एक्शन किस जगह पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई विजन नहीं है तो वो नाइटमेयर ही बन के रह जाता है. आई लाइक डिट. आपको अच्छा लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जीएसटी काउंसिल के टूरिज्म काउंसिल के बारे में.
Okay, the committee also sought to know the steps taken by tourism ministry regarding its earlier recommendation. तो देखिए 2021 में आई थिंक अगस्त के 2021 के अगस्त के महीने में इस कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी थी. यहाँ से आपको पॉइंट नंबर 2 मिलता है. पॉइंट नंबर 2 क्या मिलता है? इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी इस कमेटी ने कि टूरिज्म को कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए. तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? 7 शेड्यूल के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है. तो अब आप कहेंगे तो अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आइए टूरिज्म को, तो अभी टूरिज्म कौन सी लिस्ट में लाया करता है? टूरिज्म किसी लिस्ट में लाया नहीं करता, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है. तो इसीलिए बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, मिसमैच भी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन भी हो जाती है, तो कुछ नहीं पता यहाँ पे. तो इसीलिए टूरिज्म को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स और यूनियन लेवल पे दोनों को ही टूरिज्म प्रमोट करना बहुत जरूरी है. अभी क्या है, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स, आइटम्स इधर उधर, कुछ यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, बट टूरिज्म फुल फ्लेजेड अपने टर्म्स में किसी लिस्ट में नहीं है. सो वन रिकमेंडेशन फॉर यू, मतलब सेकंड रिकमेंडेशन जो आपको यहाँ से मिलती है वो ये है कि टूरिज्म को आप इंक्लूड कीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में, बिकॉज दिस विल हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द इश्यूज ऑफ पेंडेमिक हिट इन इंडियन टूरिज्म सेक्टर, सिंस टूरिज्म इज अ मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटी. ओके, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हो तो ग्राउंड लेवल पे रहा है ना, तो स्टेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. कौन सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोकल हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए. लेकिन अगर देखिए बाहर को जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना, बहुत कुछ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी केंद्रीय सरकार कर सकती है, उसको भी आप नहीं जुटला सकते. तो दोनों की ही ज़रूरत है. द मिनिस्ट्री शुड इन्फॉर्म द कमिटी वेदर एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग रिकमेंडेशन. तो आपने हमारी इस रिकमेंडेशन पे जो हमने 2021 में आपको दी थी, अभी तक कोई एफर्ट्स किए हैं कि नहीं किए हैं, प्लीज आप हमें बताएं. पॉइंट नंबर 2 भी खत्म हो जाता है. अब मिलता है पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ से. It also sought to know why some 20 states, अब इन्होंने बोला है कि आप 20 स्टेट्स ऐसी हैं अभी भी जिन्होंने अभी तक इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया है हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स को. तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये इन्होंने एक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ चीज पूछी है. तो पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है? All the states of the country should accord industry status to hospitality projects. अब आप सोचेंगे कि पॉइंट नंबर 3 ये क्या होता है? इंडस्ट्री स्टेटस क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री स्टेटस देने से हॉस्पिटैलिटी है तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ. देखिए, जब आप किसी भी सेक्टर को, जैसे एविएशन सेक्टर या किसी भी सेक्टर को आप इंडस्ट्री स्टेटस दे देते हैं, तो वो एक बड़ा सेक्टर बन जाता है. तो एक्चुअल में बड़ा सेक्टर इन द सेंस कि अगर आप उस सेक्टर के लिए लोन मांगने जाएंगे तो आपको बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाएगा. ठीक है, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपने उस सेक्टर को एनहांस करेंगे. इंडस्ट्री स्टेटस मिलने की सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि ज़्यादा लोन्स मिलते हैं, कम रेट पे मिलते हैं और ज़्यादा बार मिलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोन्स ले सकते हैं, बिकॉज एनीवेज दैट इट हैज़ टू एक्सपैंड. अब हर इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल के साथ साथ एक एक्सपेंशन के लिए भी पैसा चाहिए होता है, इसीलिए सरकार मना कर ही नहीं सकती, बैंक्स मना कर ही नहीं सकते. तो यही इंडस्ट्री स्टेटस करता है. तो पॉइंट नंबर 3 भी आपका यहाँ से पूरा हो जाता है. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं. एज ऑफ नाउ 8 स्टेट्स हैं सिर्फ जिन्होंने अभी देखिए 20 बची हैं, तो 8 ही होंगी स्टेट्स जिन्होंने दे दिया है ना. महाराष्ट्र ने दे दिया इंडस्ट्री स्टेटस, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तराखंड, इन्होंने इंडस्ट्री स्टेटस अकॉर्ड कर दिया है. ओके, तो ये चीज. अब यहाँ पे कुछ एक स्टेट स्पेसिफिक कमेटी ने क्वेश्चन किया है केंद्रीय सरकार को कि आपने अभी तक केवल 3.88 करोड़ क्यों रिलीज किया है केरला को उनके स्पिरिचुअल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, जबकि सैंक्शन किया गया है 69 करोड़. आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है. 69 करोड़ सैंक्शन किया गया है और 3 करोड़ सिर्फ और सिर्फ रिलीज किया गया है. सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ से क्या मिलता है? पॉइंट नंबर 4 मिलता है meager release of funds compared to the sanctioned amount for various state hospitality projects by the center. Okay, और साथ ही में आप डीले वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं कि डीले इन रिलीज ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंटर. तो ये आपको पॉइंट नंबर 4 यहाँ से मिलता है. इट एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट इन प्रोजेक्ट्स सैंक्शन 5 years ago or before 2017-18 such as development at Hazrat Bal in Jammu and Kashmir and infrastructure development, okay, in Odisha the progress rates achieved has been less than expected.
तो पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ से क्या मिलता है, पॉइंट नंबर 5 डीले के ऊपर है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी और बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डिफेंस प्रोजेक्ट हो, ओके, तो जब भी आप उसको डीले कर देते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको 5 साल की टाइम लिमिट सोचा गया था कि इतने में कंप्लीट हो जाएगा, और 10 साल की एक्सटेंशन मिली हुई है, तो आप सोचिए कि उससे डबल, जितना टाइम सैंक्शन था उससे डबल तो आपने एक्सटेंशन में ले लिया। तो आप खुद सोचिए, देखिए जो रॉ मटेरियल उन 5 सालों में लगता या उस समय लगता जब वो कंप्लीट हो जाता, वो कितना सस्ता पड़ता, जो आज इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन भी तो आ रही है, जो आज आप 15 साल बाद उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो कॉस्ट ओवररन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब टाइम ओवररन होता है। तो इसीलिए फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम हियर इज कॉस्ट एंड टाइम ओवररन्स, जो बेसिकली डीले की वजह से हो रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर कंप्लीशन जब नहीं होती प्रोजेक्ट्स की। आप इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हजरतबाल जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था थोड़े ही साल पहले, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स टेकिंग लॉन्गर देन 5 years may incur high cost and schedule or time overruns, which will put extra financial burden and resource crunch on the ministry and implementing agencies involved in it. So I hope you understood this article. अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को। Okay, why government and RBI did not tell Supreme Court? What government and RBI did not tell Supreme Court? RBI opposed key government points for note ban. अब देखिए यहाँ फर्स्ट पेज पे एक बस ऐसी कर्सरी रीडिंग देंगे हम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका फॉलो अप जो पेज आया है, पेज नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, जो आपको 5 पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ वैसे तो ये इंडियन एक्सप्रेस की खुद की रिसर्च और ये सब के साथ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, पर अगर आप एक अच्छा स्टैटिक मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है ना, तो डीमोनेटाइजेशन आप वहाँ पे पढ़ते हैं, और ये स्टैटिक मटेरियल में बहुत हद तक कुछ कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। सो इफ़ यू डू नॉट हैव इट, आई वुड सिंसियरली रेकमेंड आप नोट डाउन करें। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, तो देखिए आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जनवरी 2 को सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आनी है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो सरकार ने बहुत कोशिश की है ये बोलने की कि डीमोनेटाइजेशन एक महज एक्सरसाइज, एकेडमिक एक्सरसाइज है, अब तो इसका कुछ ग्राउंड लेवल पे बचा भी नहीं है, वाई टू वेस्ट जुडिशरी का टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे ही सरकार बहुत क्रिटिकल हो गई है सुप्रीम कोर्ट की कि आप पेंडेंसी ऑफ केसेस, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, इस वजह से आप बेल पिटिशन सुन रहे हैं, हम लोगों को जेल करते हैं, आप उनको बेल दे देते हैं, तो इस वजह से हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन जैसी एक्सरसाइजेस पे भी आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर वो 5 करोड़ केसेस गिनवा देते हैं कि वहाँ पे पेंडिंग है आपके पास ऑलरेडी जुडिशरी में, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन डीमोनेटाइजेशन। बट जस्टिस अब्दुल नसीर जो हैं जस्टिस, वो इस केस को हेड कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए होगी, ठीक है, एकेडमिक एक्सरसाइज, और हम विजडम में भी नहीं जा रहे कि आपने क्यों किया क्यों नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो काम है भी नहीं। आप पार्लियामेंट, आप सरकार, आपको जनता ने चुना है, आप डेफिनेटली आपको समझ है कि जनता के वेलफेयर के लिए क्या अच्छा है। हम लेकिन जाना चाहते हैं किस तरह से, किस प्रोसेस से, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। आपने इतनी जल्दी रातों रात, एलिगेशंस तो ये भी थी कि आरबीआई को भी नहीं पता था, और साथ ही में पार्लियामेंट में लॉ भी नहीं, बिल भी नहीं लाया गया, क्योंकि इससे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब एक बारी नोटबंदी हुई थी, वो तो होनी ही थी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस स्वतंत्र हुए हैं, उसके बाद एक नई नोट सीरीज लाई जाएगी, ऑफ कोर्स पहले वाली करेंसी को डीमोनेटाइज किया जाएगा, तो तब तो होना स्वाभाविक था। लेकिन तब भी एक प्रॉपर पार्लियामेंट में बिल लाया गया था, उसे डिबेट किया गया था और फिर उसे पास किया गया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय 1970s में भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तब भी एक प्रॉपर बिल लाया गया था, उसे डिबेट किया गया था और फिर वो लॉ हुआ था और फिर डीमोनेटाइजेशन हुई थी। लेकिन इस बारी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, केवल एक गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से रातों रात जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन हो गई, और बहुत लोग, बहुत सेक्टर्स आप कह सकते हैं वाइप आउट हो गए डीमोनेटाइजेशन की वजह से। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी नोटिस आए हैं, बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, वी डू नॉट इवन नो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब चीज़ें तो बिल्कुल हमारे जुरिस्डिक्शन में आती हैं ना, पर अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इकोनॉमी देखनी है, ठीक है, क्या सही है, डेमोक्रेटिक था नहीं था, इसमें हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इकोनॉमी का सेक्शन देखना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और आरबीआई ने भी अपने एफिडेविट सबमिट किए हैं डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। सरकार ने कहा है कि
ऐसा ही आर्बिट्ररी मूव नहीं था जैसा कि पिटिशनर्स कह रहे हैं, नहीं, वेल कंसिडर्ड डिसीजन था और हमने कंसल्ट किया था आरबीआई, कंसल्ट ही नहीं बल्कि हमने तो फरवरी 2016 में ही कंसल्टेशन शुरू कर दी थी, 9 महीने पहले जब हमने नवंबर 8 को अनाउंस किया डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन, तो उससे 9 महीने पहले हमने आरबीआई को कंसल्ट करना शुरू कर दिया था और ये आरबीआई ही है जिसने हमें बेसिकली रेकमेंड किया था, तो हमने तो बस उनकी रिकमेंडेशन को सॉर्ट ऑफ फॉलो किया। ठीक है, तो आरबीआई ने भी अपनी एफिडेविट में ये कहा है कि जी हाँ, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था और हमने रेकमेंड किया था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। तो अब ठीक है, दोनों के एफिडेविट अगर ये कहते हैं, गुड इनफ, पर कहीं चीजें दोनों की एफिडेविट नहीं कहते, और वो ऐसी कौन सी चीजें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो जस्ट 2 या 3 घंटे ही पहले नवंबर 8 को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया, तो तो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट रखे होंगे, नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ कुछ पॉइंट्स रखे थे कि इस वजह से हमें डिमोनेटाइजेशन करनी ही पड़ेगी। तो उसमें से 5-6 पॉइंट ऐसे थे जिसपे आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड मीटिंग ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाई थी कि देखिए डिमोनेटाइजेशन तो ठीक है, वो अलग बात है, वो आप कीजिए, लेकिन ये जो पॉइंट्स के बेसिस पे आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, इसमें से कहीं पॉइंट वैलिड नहीं है। इनको देख के हमें लगता है कि इन वजह से डिमोनेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी आप डिमोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, यो द गवर्नमेंट, ओके फाइन, बट स्टिल ये पॉइंट सही नहीं है। तो हम देखेंगे क्या पॉइंट्स ऐसे थे जो कुछ ही घंटे पहले, जस्ट 2-3 घंटे पहले आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड मीटिंग की मिनट्स ये बताते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था सरकार के इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तो हम देखते हैं क्या। नंबर 1, आई थिंक 5 से भी ज्यादा आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे, जी हाँ 6 पॉइंट्स है यहाँ पे। ओके, नंबर 1 क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन CIC एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अभी तो इस पे बहुत बवाल हो गया है, 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा करेंसी अब है आसपास घूम रही है सर्कुलेशन में। तो ये तो खैर अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। ओके, ये एक की मैट्रिक था सरकार का देखिए, जो अभी प्रेजेंट सरकार है उनको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना था, डिजिटलाइजेशन, ये उन्होंने साफ, ये दे हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो एक उनका ये था कि कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें डिमोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। ओके, तो सरकार ने अपने एफिडेविट में जो लिखा है वो ये है कि जितना कैश सर्कुलेशन में होगा उतना ही करप्शन ज़्यादा होता है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स और बेसिक कॉमन सेंस कहती है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द लेवल ऑफ करप्शन। जितना कैश होगा, ये पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भी कहा था नवंबर 8 को। द रेशियो ऑफ CIC कैश इन सर्कुलेशन टू जीडीपी हैज बीन 11% और मोर, 11%, आप याद रखिए 11% या उससे थोड़ा ज्यादा रहा है पिछले 5 सालों में, 2011 से लेके 2015-16 तक, ये एफिडेविट में लिखा था। ओके, और साथ ही में कोटिंग अदर रिपोर्ट, इट नोटेड दैट 11.55% इंडियाज कैश टू जीडीपी परसेंटेज रेशो वाज मच हाई। और यूएस में अगर हम देखें कैश टू जीडीपी रेशो केवल और केवल 7.74% है, तो हमारा 11%, 11.5% काफी ज्यादा है। ये सरकार की एफिडेविट में लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अपनी स्पीच में बोला था। अब हम देखते हैं क्या एफिडेविट ने मेंशन नहीं किया, ठीक है, और क्या आरबीआई ने, बेसिकली आरबीआई की खुद की रिपोर्ट इसको कैसे नलिफाई कर देती है इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। कैश इन सर्कुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जंप्ड बैक टू प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल विद इन 3 years। 3 साल के अंदर अंदर डिमोनेटाइजेशन के बाद जितना डिमोनेटाइजेशन से पहले कैश इन सर्कुलेशन टू जीडीपी का रेशो था वो वापस आ गया था, बल्कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा। और इनफैक्ट ये तो अब और बुरी बात है, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ी ना, जीडीपी पहले कम थी, तो उस जीडीपी का परसेंटेज ऑफ कैश कम होगा कंपैरेटिवली बड़ी जीडीपी का परसेंटेज ऑफ कैश। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज बेसिक, है ना। तो यही बेसिकली आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो है 2019-20 की, ये आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। आरबीआई's एनुअल रिपोर्ट फॉर 2019-20, it states that the currency to GDP ratio increased to its pre-demonetization level of 12% in 2019-20। ओके, तो 12% तो पहुंच गया 2019-20 में, और 11.5%, और ये 12% और ज्यादा है क्योंकि जीडीपी बढ़ चुकी है, इस जीडीपी का 12% है, तो ये और भी ज्यादा है। दिस रेशियो रोज फर्दर टू 14.4% 2020-21 में, फिर 13.7% है 2021-22 में। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैरामीटर था, ये वाला जो एम था, वो थोड़ा सा फुलफिल नहीं हो पाया, बल्कि और भी ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन है। नंबर 2, steep rise in circulation of ₹500 and ₹1000 notes. Okay,
तो देखिए आपके लिए अच्छा है, कभी भी खुद से मत लिखिए, आप अपने सिर पे कोई भी वो बला मत लीजिए कि आप कह रहे हैं, नहीं आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, व्हाई वुड यू टेक एनी बर्डन ऑन योर हेड फॉर इट, ठीक है, तो आप मेंशन कीजिए, कोट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है कि अब सरकार ने एक और चीज एफिडेविट में लिखी है, उस समय स्पीच में भी बोली गई थी कि बहुत ही ज्यादा 500 और 1000 के नोट है करेंसी की सर्कुलेशन में, ठीक है। इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹500 एंड ₹1000 vis-a-vis that of ₹50 and ₹100 for preceding 5 years, ठीक है। तो हैड शोन अ स्टीप राइज फॉर द टू हाईएस्ट, तो मतलब अगर हम देखें 500 रुपए के नोट पिछले 5 सालों में अगर हम देखें कितने बढ़ गए थे, 76.38% और 1000 रुपए के नोट 108.98%, और दिस वाज ह्यूज, ठीक है। ये एफिडेविट में लिखा है। और व्हाट इज रिटन हियर, और इतनी तो इकोनॉमी नहीं बढ़ रही थी, आप खुद सोचिए ओवरऑल इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, और ये 500 और 1000 के नोट कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सरकार ने अपनी एफिडेविट में लिखा। फर्दर एज पर द डेटा अवेलेबल इन इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2014-15, 15-16 द साइज ऑफ इकोनॉमी, सरकार ने एफिडेविट में आगे लिखते हुए कहा है कि साइज ऑफ इकोनॉमी लेस देन 30% ग्रो की है 2011-12 और 2015-16 में, लेकिन इन 5 सालों में आप ये देखिए 78% के अराउंड ये ग्रो कर दिया है, 500 का नोट और 1000 का नोट 100 से भी ज्यादा परसेंट। तो इकोनॉमी जब 30% ग्रो कर रही है तो इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन एफिडेविट ने ये तो मेंशन कर दिया, कुछ है जो मेंशन नहीं किया। अब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने ही इसको अपोज किया था, ये सब कुछ आरबीआई ने ही कहीं ना कहीं अपोज किया है सरकार का, और हम इसमें कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इसमें एक फ्लॉ मेंशन किया था कि मिस्टर गवर्नमेंट आपके इस एनालिसिस में थोड़ा सा फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि आपने जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट यहाँ पे बताई है वो 30%, ये तो आपने रियल टर्म्स में बता दी, ये रियल ग्रोथ रेट है, ठीक है। और जो करेंसी एंड सर्कुलेशन का 78% और ये सब वगैरह बताया है, ठीक है। और बाकी जो भी करेंसी इन ग्रोथ हुई है उसमें आपने जो 14% वगैरह भी हमने देखा उसको आपने नॉमिनल टर्म्स में बताया है, ठीक है। तो इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस है। अब क्या होता है, अगर मैं आपको ये भी बता दूं बेसिक स्टैटिक, इसका आपको वैसे तो पता होगा, जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसमें वो नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन वाला हटा देते हैं, महंगाई वाला फैक्टर को रिमूव कर देते हैं, अब एक फॉर्मूला होता है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो नॉमिनल वाला होता है उसमें इन्फ्लेशन रह जाती है, तो इसीलिए नॉमिनल वाला बड़ा ही दिखेगा ना, तो इसीलिए बेसिकली जो करेंसी इन सर्कुलेशन का रेट इतना बड़ा दिख रहा है और इकोनॉमी का बढ़ा हुआ रेट इतना कम दिख रहा है। हेंस दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट द रिकमेंडेशन, ये आरबीआई ने कहा था कि ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये आपका सपोर्ट नहीं करती डिमोनेटाइजेशन को, ओके। तो ये और बिल्कुल 2.5 घंटे पहले ही कहा था पीएम के अनाउंसमेंट से पहले। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, क्वांटम ऑफ फेक करेंसी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम उन पॉइंट्स पे आ गए हैं जो बहुत ही 3 मेजर पॉइंट सरकार ने बोले थे, 3 स्पेसिफिक मिसचीफ्स जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन को लाया गया था, जिसमें से पहला फेक करेंसी नोट्स के बारे में था, ठीक है। तो विच हैड सीरियस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट ईयर। तो पिछले 1 साल में फेक करेंसी नोट्स बहुत ज्यादा सिस्टम में बढ़ गए थे, गवर्नमेंट के एफिडेविट में लिखा है। लेकिन एफिडेविट में एक चीज नहीं लिखी कि आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड का इस पे रिस्पॉन्स था, वही 2.5 घंटे पहले जस्ट उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए वैसे तो चाहे थोड़े से भी फेक करेंसी नोट्स हो वो सीरियस कंसर्न है, बिल्कुल थोड़े से भी हो इट इज अ सीरियस कंसर्न, लेकिन महज 400 करोड़ है फेक करेंसी का जो क्वांटम है, और अगर हम टोटल क्वांटम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन तो वो 17 करोड़ से भी 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 17 लाख करोड़ में से 400 करोड़ अगर केवल फेक करेंसी है तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंट कंसर्न नहीं है, इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। आप खुद सोचिए 17 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन तब थी, अभी 32 लाख करोड़ है, ठीक है। तो इसीलिए तो करेंसी इन सर्कुलेशन तो वैसे ही बढ़ गया। खैर उस समय 17 लाख करोड़ था, उसमें से 400 करोड़ था फेक करेंसी। तो आरबीआई ने खुद ने सरकार को कहा था ये इतना सिग्निफिकेंट, ये भी अगेन सपोर्ट नहीं करता आपके डिमोनेटाइजेशन की मूव को। पॉइंट नंबर 4, अब हम उस पर शुरू हो गए हैं जो 3 मिस्टिफ सरकार ने बोला। फेक करेंसी हमने कवर कर लिया, ब्लैक मनी के ऊपर आते हैं। यूज ऑफ 500 and ₹1000 नोट्स फॉर स्टोरिंग ब्लैक मनी। द सेकेंड मिस्टीफ डिमोनेटाइजेशन was to address was the storage of unaccounted wealth in the form of, अब ये बिल्कुल वैसे तो थोड़ा कॉमन सेंस ही है, और सरकार ने कहा था कि अब देखिए ब्लैक मनी अगर किसी ने स्टोर करना है, कोई आप 1-1 रुपए के नोट तो करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 500 और 1000 के नोट सबसे बड़े डिनोमिनेशन के नोट है, तो उसी में किया जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार ने कहा था, इसीलिए इनको डिमोनेटाइज करने की जरूरत है, ये सरकार की एफिडेविट में लिखा है। लेकिन एफिडेविट में एक चीज नहीं लिखी जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इसको भी डिसमिस कर दिया था,
ब्लैक मनी वाली चीज को भी। और ये बिल्कुल सही है, और ये भी आपको कॉमन सेंस ही लगानी है कि ब्लैक मनी तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इधर उधर की खरीद रही, बेनामी प्रॉपर्टी या गोल्ड, इसमें है ब्लैक मनी। तो ये सारा कैश जो होता है वो जो गोल्ड के फॉर्म में तो खरीद के रखा जाता है। तो इसीलिए ये अगर आप ब्लैक मनी के एम से कर रहे हो डिमोनेटाइजेशन, तो तब तक नहीं हो सकता जब कुछ आप रियल एस्टेट सेक्टर या गोल्ड में इस पे नहीं ताका झाकी करना शुरू करोगे, तो मटेरियल इम्पैक्ट तो कुछ होने ही नहीं वाला इस पे। तो ये आरबीआई के मिनट में लिखा। अब हम 5वें पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा जो लास्ट बेसिकली पॉइंट लिखा था। पहला हमने फेक करेंसी देख लिया, दूसरा हमने ब्लैक मनी देख लिया, तीसरा क्या सरकार ने बोला था, और ये तब स्पीच में भी बोला गया था, टेररिज्म का, है ना। क्योंकि जो फेक करेंसी है 400 करोड़ अगर हमने अभी देखी या जैसे भी, तो और हाई डिनोमिनेशन देखिए, ऑफकोर्स टेरर फंडिंग होती है तो 50-50 रुपए या 20-20 रुपए का नोट तो नहीं, ऑब्वियसली सबसे बड़े नोट होंगे वो स्मगल किए जाएंगे, और जो भी होगा, है ना, यही होगा ना। तो इसीलिए टेररिज्म और ऐसी सबवर्सिव एक्टिविटीज थी इस तरह के फेक करेंसी, और बाकी हाई डिनोमिनेशन के नोट्स उसमें यूज किए जा रहे थे, ठीक है। तो ये, लेकिन एफिडेविट ने एक और चीज नहीं मेंशन की, द इशू ऑफ फेक करेंसी और हाई डिनोमिनेशन नोट्स बीइंग साइफन टुवर्ड्स टेरर फाइंड्स नो मेंशन। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने इस पे टेररिज्म वाली बात पे कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम्ड टू बेनिफिट फ्रॉम अ स्केड्यूल्ड चेंज इन करेंसी नोट। अब इसमें क्या है, अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो लास्ट पॉइंट में बेसिकली क्या कहा है, सरकार ने अपनी एफिडेविट में बोला है कि आरबीआई, हम चाहे डीमोनेटाइजेशन ना भी करते, आरबीआई वैसे भी एक नई सीरीज ऑफ बैंक नोट्स लाने ही वाली थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगा ये बिल्कुल ऑपर्चून टाइम है, हम फेक करेंसी हटा देंगे, टेररिज्म हटा देंगे और ब्लैक मनी हटा देंगे, क्योंकि आरबीआई ने तो नए नोट लाने ही है, नई सीरीज लानी है, तो एक तीर से 100 निशान है। तो इसीलिए हमने बेसिकली ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था और हमने डीमोनेटाइजेशन करने की सोची। अब लेकिन एफिडेविट में एक चीज मेंशन नहीं है, आरबीआई की बोर्ड की मीटिंग में भी कुछ ऑपॉर्चून टाइम का कुछ मेंशन नहीं है कि आरबीआई ने भी समझा हो, जी हाँ हम बिल्कुल नए नोट ला ही रहे थे, सरकार को ऑपॉर्चून टाइम लिखा, ऐसा कुछ भी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में नहीं बोला गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च खुद कहती है, और ये अगेन कॉमन सेंस है, आप आसपास लोगों को बातचीत करते हुए डिबेट करते सुनेंगे तो ये एक उसमें से पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इफ द डिसीजन टू demonetize was to take advantage of the RBI's preparations to swap old series of notes with new notes, why did remonetization run into so many problems? And this is the problem. क्यों? देखिए, जब ओल्ड नोट्स स्क्रैप किए गए, है ना, तो फिर उसके बाद नए नोट छपे, है ना, नए नोट्स आए, नया कलर आया हर नोट का, बड़े सारे तरीके के डिजाइन आए, 2000 नोट के छपे, है ना, 2000, अभी 2000 के नोट छपते ही नहीं है। 2000 के नोट कितने देखे आपने आसपास? तो अब तो लोगों को इस चीज का भी डर लगने लग पड़ा है कि अगर किसी के घरों में 2000 के नोट है, तो अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर ने सरकार के बोला था कि 2000 नोट तो यूज ही नहीं हो रहे, तो फिर हमने तो क्या किया। तो इसीलिए बेसिकली उसको लोग अपने घरों से निकालना शुरू कर रहे हैं कि कहीं ये भी नोटबंदी ना हो जाए। तो रीमोनेटाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? करेंसी दोबारा अवेलेबल थी ही नहीं, 2000 के नोट इतने नहीं छपे, वो दिख नहीं रहे हैं, नई सीरीज आई नई कलर वाले नोट, वो उतने अवेलेबल नहीं है जितने गए। तो ये रीमोनेटाइजेशन में इतनी दिक्कत क्यों आई थी? ऑपरचून टाइम था, अगर नई सीरीज ऑटोमेटिकली वो लाने ही वाले थे तो वो नई सीरीज ढंग से छपी क्यों नहीं, रीमोनेटाइजेशन हुई क्यों नहीं? तो ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर इससे इंडियन एक्सप्रेस ने एंड में कहा है कि हमें सरकार से और आरबीआई से हमने उनको मेल लिखा है, कोई रिस्पॉन्स आता है तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो अगर न्यूज़पेपर में आएगा तो हम आपको बताएंगे, ओके। जेलेंस्की कॉलिंग, नाउ व्हाट इज इट? वेरी ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ क्या लिखा है। देखिए 10 महीने से ज़्यादा हो गया है, 11वें महीना बिल्कुल शुरू ही होने वाला है रशिया यूक्रेन की वॉर को, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि इसका एंड क्या है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दो दैट द टू साइड्स वांट टू बी, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि दोनों ही साइड्स, अभी पुतिन ने रिसेंटली क्या बोला कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ, पर वेस्ट अभी तक नहीं मान रहा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों, और जेलेंस्की ने भी बोला हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, पर पुतिन तो हमें बिल्कुल बददिमाग लगता है, कोई और रशिया से भेज दो हमसे बात करने के लिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोनों दिखाना चाहते हैं कि नेगोशिएशन के लिए दोनों तैयार हैं, ऑल्दो उनकी इंटेंशन क्या है वो और इसको ड्रैग कर रहे हैं या क्या है, हमें कुछ इस चीज से अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना। हाउएवर इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड येट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेड दैट ही वांट्स टू हैव अ डायलॉग विद
Ukraine, but its Western allies are holding it back. Ukraine says Putin is diverting. अब यूक्रेन, अब पुतिन ने तो ये बोल दिया कि उसके जो वेस्ट वाले दोस्त हैं यूक्रेन को मना कर रहे हैं बात करने के लिए, तो फिर यूक्रेन ने क्या कहा है? यूक्रेन ने कहा है पुतिन कुछ नहीं कर रहा, बोल तो रहा है कि हमने डायलॉग करना है, लेकिन वो जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है उसकी रियल अटेंशन से, ठीक है, ओके फाइन। बट अमिड द पोस्चरिंग द रियलाइजेशन इज सिंकिंग इन दैट द वॉर के नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिख रही है कि दोनों को समझ आ रहा है कि वॉर हमेशा तो नहीं चल सकती, पूरी जिंदगी थोड़ा ना वॉर चल जाएगी, फटीग है, रिसोर्सेज है, कितना कुछ है, एनर्जी सिक्योरिटी, food security, fertilizer security, a lot of things are there. Okay, this was also obvious in the, और यही obvious था 10 पॉइंट का जो पीस फॉर्मूला जो इन्वोक किया गया जेलेंस्की द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जो उन्होंने परसों एक फ़ोन कॉल की उसमें भी। तो उन्होंने क्या बोला है बेसिकली उस फ़ोन कॉल में, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम काउंट इन कर रहे हैं G20 के जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन, उनका सपोर्ट इस पीस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो ये उन्होंने अज्यूम कर लिया। ओके तो अब ये पीस फॉर्मूला क्या है? तो ये पीस फॉर्मूला देखिए अभी रियटरेट तो किया जा रहा है। जब ये यूएस गए अभी जेलेंस्की है ना जो बाइडन से मिलने, तब भी उन्होंने 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को बोला। मिस्टर मोदी से बात की तब भी उन्होंने 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला के बारे में बोला। लेकिन ये 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला अभी नहीं, ये G20 की जो बाली समिट हुई थी उसमें जेलेंस्की ने वर्चुअल एड्रेस दिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसमें 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उसको अब इन्वोक और रियटरेट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ बात करते हुए, ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए। और आपको ये भी पता है, हमने कल डिस्कस किया था कि जेलेंस्की चाहते हैं कि एक पीस समिट हो, मोस्ट प्रोबेबली यूएन के प्लेटफॉर्म पे। कब होगी? जब एक एनिवर्सरी हो जाएगी पूरी इस वॉर को शुरू हुए फरवरी के एंड में, 24 को बेसिकली शुरू हुई थी। पर वी होप ये उससे पहले ही कुछ सोल्यूशन निकल आए। क्या होगा क्या नहीं होगा हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला का आपको कुछ कुछ हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या क्या पॉइंट्स है। कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जो जेलेंस्की चाहते हैं कि पहले तो यूक्रेन की टेरिटरी में क्राइमिया भी आता है जो 2014 में इन्होंने इन्वेड किया था रशिया ने। तो यूक्रेन की सारी टेरिटरी से ट्रूप विड्रॉल कर लिया जाए और रशिया रीअफर्म करे यूक्रेनियन सोवरेनिटी को। और क्या चाहते हैं ये? मॉस्को ने अभी जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, जो भी कुछ किया उसकी वजह से जितनी भी बर्बादी हुई है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितना सब कुछ गया, जो इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए सब पे करेगा मॉस्को। जितना भी अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा एक कमेटी टीम द्वारा, और वो उसको मॉस्को पे करेगा। एंड अ स्पेशल ट्राइब्यूनल, और क्या होगा? एक और पॉइंट ये भी है कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो पुतिन का ट्रायल चलाएंगे, और क्या बेसिकली वॉर क्राइम्स हुए हैं उसके बारे में भी एक वर्डिक्ट आएगी। तो ये सब कुछ होगा। और जेलेंस्की ने ये भी कहा है, आपको याद होगा, कि जब तक इसका ट्रायल नहीं हो जाता मिस्टर पुतिन का और इनकी कंट्री का, तब तक हम इनको पीस समिट में इनवाइट भी नहीं करने वाले। ओके अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। जेलेंस्की who said he would now count on India's participation in the implementation of this plan called a week after his visit to US where the Biden, अब देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपको पता है कि $1.84 बिलियन और उससे ज़्यादा का पैकेज अनाउंस कर चुके हैं एड को। पेट्रियट मिसाइल बैटरी सिस्टम को उन्होंने बोल दिया 6 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा यूक्रेन के लिए डिप्लॉय कर देंगे। वैसे 1 साल लगता है पेट्रियट मिसाइल बैटरी सिस्टम को दोबारा अपने टोज पे लाने में और प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास डिप्लॉय करवा देंगे। पीएम मोदी इज कॉशियसली, लेकिन अब देखिए उन्होंने तो काउंट इन कर लिया हमारा सपोर्ट, लेकिन पीएम मोदी को एक बहुत टाइट रोप पे वॉक करना है, ठीक है। हम रशिया से तेल मंगा रहे हैं इतना सारा, रशिया हमारा दोस्त है, ये हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ना बात करते हुए उनसे। तो पीएम मोदी ने इसलिए बहुत कॉशियसली, बहुत ही तोल के, नाप तोल के शब्दों को बोला है अपने, जो बोलना ही पड़ता है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने स्ट्रांगली रियटरेट किया है कि हम तो हमेशा से ही कह रहे हैं कि डायलॉग डिप्लोमेसी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इमीडिएटली आप सीज कर दीजिए सारी हॉस्टिलिटीज को। और हमने कन्वे किया है इंडिया का सपोर्ट फॉर एनी पीस एफर्ट्स। तो हमने ये नहीं बोला कि आपके 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सपोर्ट है आपको G20 की प्रेसिडेंट का, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने, लेकिन हमने बोला एनी पीस एफर्ट। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है। Zelensky's appeal to Modi may also be based on the expectation. अब जेलेंस्की ने मोदी को अपील क्यों किया? बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है मिस्टर मोदी को क्यों अपील किया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, है ना, ऐसा प्रेसिडेंट पुतिन को बोला।
है ना। समरकंड में जो समिट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम भाई बहुत अनकंफर्टेबल हैं, बहुत एम्बैरस होते हैं हर बार जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत किसकी साइड पे है, भारत मर्डरर्स की साइड पे है, तो हम भी एम्बैरस होते हैं। तो इसीलिए हमने ये चीज़ बोली, और फिर इससे क्या हुआ, सब खुश हो गए बहुत ज़्यादा। वेस्ट वाले वो हर जगह, दिस एरा इज नॉट ऑफ द वॉर, मिस्टर मोदी इज राइट, मिस्टर मोदी इज राइट, सो दे बिकेम हैप्पी ओनली इन दिस मैच। तो G20 बाली समिट का जो जॉइंट डिक्लेरेशन था वो भी यही था, दिस एरा इज नॉट ऑफ द वॉर। तो ठीक है, दिस वॉज सीड अपॉन बाय द वेस्ट, सीज्ड अपॉन इन द वेस्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज फ्रस्ट्रेशन, ओके, सिग्निफिकेंटली। और साथ ही में देखिए इंडिया कितना टफ स्पॉट पे है, कितनी टफ पोजीशन में है अभी, कि इंडिया रशिया का एनुअल समिट में भी मिस्टर मोदी नहीं गए। इस बारी रशिया जाना था, इससे पहले पुतिन आ चुके हैं भारत में, तो इस बारी हमारी बारी थी जाने की, लेकिन मिस्टर मोदी नहीं गए और उन्होंने बोला स्केड्यूलिंग रीजंस हैं और ये वो, है ना, तो इसीलिए ये नहीं हो पाया, जो दिखाता है कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इवेंट होता है हम दोनों के रिश्तों में, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल्सो कुडंट बी हेल्ड। ओके, वाइल दिल्ली में वांट टू प्ले अ रोल इन, हम चाहते हैं, सिंसियरली भारत चाहता है कि हम अब भारत संसार के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, ग्लोबल फिनोमेनन है, उसमें हम अपना योगदान दे पाएं, और हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में भी जो भी हमसे कंट्रीब्यूशन हो सकती है हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि और साथ ही में क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, इस वॉर से सबसे ज़्यादा हिट ग्लोबल साउथ ही हुई है। श्रीलंकन वॉर क्राइसिस हो, चाहे वो बांग्लादेश का क्राइसिस हो जिसकी वजह से उसका पॉलिटिकल टर्मोइल भी हो रहा है, कुछ भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो इजिप्ट है, ये सब हम सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, टूरिज्म क्राइसिस, तेल का क्राइसिस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस वॉर का एक कॉन्सिक्वेंस है। तो वी वॉन्ट टू स्पीक फॉर ग्लोबल साउथ एंड वी वॉन्ट टू, सिंस वी से कि हम G20 की प्रेसिडेंसी ग्लोबल साउथ को ही डेडिकेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ हेल्प करना उनके लिए, हम बिल्कुल चाहेंगे कि इस वॉर को ख़त्म करने में अपना योगदान दे पाएँ, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे करना है, क्योंकि हम मॉस्को के दोस्त हैं, सबसे पुराना दोस्त है हमारा मॉस्को एक तरह से, और हमें पता है कि यूक्रेन के साथ कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है, सो वी डोंट नो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, ओके। दिल्ली हैज़ मच टू वरी अबाउट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब साथ ही में हम भी प्री ऑक्यूपाइड हैं, हमारे भी तो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है ना। चाइना ने यांगसे में अभी एक यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, लद्दाख क्राइसिस is not seeing any end. So we are also preoccupied, of course, when Russia and Ukraine are genuinely ready to negotiate. India, as an important member of the international community, is bound to contribute to multilateral efforts to ensure a positive outcome. लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन बिल्कुल genuinely तैयार है नेगोशिएट करने के लिए, बैठने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पे, ओके फाइन, तब तो हर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे किसी पे बातचीत होगी ना इनकी, तो उसमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम भी पार्ट है, तो हम उस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, और यही सही भी है। मीडिएशन करके, या जो वेस्ट चाहता है कि हम पुतिन को बोलें कि आप ये वॉर ख़त्म कर दो, ये नहीं कर सकते हम लोग, ओके। द सूटेबल ऑफिसर, ना वाई आर वी डिस्कसिंग इट, यहाँ से आपको केवल एक पॉइंट मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पे आपके लिए एक फुल फ्लेजेड GS3 में क्वेश्चन आ सकता है कभी ना कभी। क्यों आ सकता है? क्योंकि आए दिन आप किसी एडिटोरियल में पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन की पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, मेक इन इंडिया चल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ही केवल 15-17% GDP को कंट्रीब्यूट करता है, सो विच इज़ नॉट गुड, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुछ करना बहुत ज़रूरी है, और यही RBI भी बार बार कहता है। सबसे ज़्यादा जो कोविड के टाइम पे ध्यान दिया गया वो किस पे था? वो मैन्युफैक्चरिंग पे दिया गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे दिया गया, ओके। तो ये सब कुछ ठीक है। जो आप बहुत कुछ लिखेंगे, MSME एक सेपरेट एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, मेक इन इंडिया लिखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप सिविल सर्विसेज पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे गवर्नेंस सेक्शन में हो GS4 के, चाहे वो GS2 के गवर्नेंस सेक्शन में हो, तो आप 2 पॉइंट ज़रूर लिखिए। आई डू नॉट नो वो पॉलिसी कब तक आएगी, जो गवर्नेंस पॉलिसी 2047 जो आएगी, तो आप उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कैसे जो अभी नई जनरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज होगी अमृत काल के लिए, भारत जब 100 साल पूरे कर लेगा, उसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, ये सब कुछ, ठीक है। तो वो आप तब मेंशन करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे बेसिकली अपना योगदान दिया जा सकता है सिविल सर्विसेज का। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलता है, जो मैं अभी एक फटाफट से इसकी एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ। और क्या पॉइंट आपको लिखना है वो बेसिकली बस इतना है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में एक विंग बना देना चाहिए। विंग आप जानते हैं डिवीजन का छोटा भाई, ठीक है। तो एक विंग बना देना चाहिए
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, जो बेसिकली क्या करेगा, 10 साल जब एक IAS ऑफिसर कंप्लीट कर लेता है अपनी सर्विस में, तो फिर आप जो कंप्लीटेड है एप्टीट्यूड के बेसिस पे सिलेक्ट कीजिए, फिर उनको स्किल कीजिए, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कीजिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में फिर उन्हें आप डिप्लॉय कीजिए सो दैट वो पॉलिसीज फ्रेम करें और इम्प्लीमेंट करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भारत में, ठीक है। तो ये आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इट इज़ अ गुड सजेशन, क्योंकि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रेम की है, तो उनका ये कहना है बहुत इंपॉर्टेंट है पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को निकालने के लिए भारत से, ठीक है। और हम बेसिकली, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक रैपिड ग्रोथ देखनी ही पड़ेगी, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे क्या लिखा है, a multitude of important and badly needed reforms were implemented in pursuance of these policies. Despite these efforts, manufacturing has, अब देखिए इतना कुछ है लेकिन अभी तक मैन्युफैक्चरिंग ग्रो क्यों नहीं कर रहा। क्रेडिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टाइम पे इनको दी गई, लेकिन हो क्यों नहीं रहा कुछ भी, है ना, जैसे यहाँ पे कोविड वाला फैक्टर लिखा है, बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज नहीं है ना। देखिए एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, उस प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये था कि क्या बेसिकली IAS ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्या करना होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था फॉर्मुलेट पॉलिसीज, उसमें से दूसरा ऑप्शन था मेकिंग लॉज, तीसरा ऑप्शन था इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन ना, तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, इनका ये कहना है। तो अब उसमें उनकी गलती नहीं है कि आप इसमें भी करप्शन वाला पॉइंट ले आए या कुछ भी उठा के, भाई स्किल्ड नहीं है, अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं IAS ऑफिसर्स, उनको ट्रेन किया जाता है गवर्नेंस के लिए। अब गवर्नेंस के में बहुत सारी स्पेशलिटी चाहिए, तो आप 10 साल बाद एक जेनरिक जब हर सर्विस पूरी कर ले IAS ऑफिसर, तो उसको एक स्पेसिफिक चीज़ में ट्रेन कीजिए, स्किल कीजिए, जो नीड है। मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग में स्किल कीजिए, तो इसीलिए एक विंग बना दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर, कि वो IAS ऑफिसर्स को सिलेक्ट करें और इसके लिए मोटिवेट करें और स्किल करें, ठीक है। तो यही बेसिकली आपको यहाँ से मिलता है, नथिंग मच हियर। ओके, तो अब हम देखते हैं ये आर्टिकल, गवर्नमेंट चार्ट्स कोर्स टू बूस्ट एनिमेशन VFX गेमिंग सेक्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वाइब्रेंट इकोनॉमी, गेमिंग सेक्टर, इस सब पे कुछ कुछ चीज़ें आप बिल्कुल मेंशन कीजिए अपने GS3 के बहुत सारे आंसर्स में आप लिख सकते हैं, या फिर अगर एक ऐसे आता है कि फ्यूचर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एट 2047 वुड बी अ डिफरेंट इकोनॉमी, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे, गवर्नेंस लिखेंगे, डिजिटल इंडिया लिखेंगे, रेड टेपिज्म को कैसे कम कर दिया, लॉजिस्टिक्स, गुड लॉजिस्टिक्स लिखेंगे, आप गेमिंग सेक्टर लिखेंगे, आप एनिमेशन सेक्टर लिखेंगे, आप अलग तरह की जॉब्स जो होने वाली हैं वो लिखेंगे, आप अप्रेंटिसशिप लिखेंगे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो आप एस्से में तो ज़रूर इनकलकेट कीजिए ये AVCG का जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या हुआ है, अभी वीडियो गेम्स इंस्पायर्ड बाय रामायण, अब देखिए ये कुछ कुछ बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था, उसी को हम थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक टास्क फोर्स ने, जो इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स था हेडेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी पूर्व चंद्र, उन्होंने बेसिकली ये रिकमेंडेशंस दी हैं, जो बेसिकली अब सरकार पढ़ेगी और इस पर एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए पॉलिसी लेके आएगी, ठीक है। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं? वीडियो गेम्स हो सकती है रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड, एक डेडिकेटेड दूरदर्शन का चैनल हो सकता है, दूरदर्शन किड्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, ताकि हम इंडिजिनस एनिमेशन को प्रमोट कर सके, बचपन से ही बच्चों को प्रेरित कर सकें। ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा क्या है, एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए हर स्कूल में, ताकि वो रेलेवेंट ट्रेनिंग, रेलेवेंट माइंड इवोकनिंग, कॉन्शियसनेस अवेकनिंग, ये सब कुछ करें इस सेक्टर से रिलेटेड। और क्या हो सकता है, UGC जो है वो स्पेशल डिग्री कोर्सेज अप्रूव करे इस सेक्टर में, गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स की सेक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिकली है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इन जो अपूर्व चंद्र जी ने बताई है, द मार्केट एट प्रेजेंट रिक्वायर्स अ स्किल्ड, ओके, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव्स नहीं है या ऐसा, तो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। तो अगर अभी क्या है, एस्टिमेटेड 1.85 लाख प्रोफेशनल्स हैं जो AVCG सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मार्केट को ग्रोथ सस्टेन करनी है अपनी, तो 20 लाख और चाहिए इस तरह के स्किल्ड इंडिविजुअल्स 2030 तक। तो आप देखिए कितना बड़ा हमें स्किल करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, करिकुलम चेंज करना पड़ेगा, सो लॉट ऑफ थिंग्स। इन इट्स रिपोर्ट द टास्क फोर्स हैज हाईलाइटेड द इंडस्ट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल, पर्टिकुलरली शोकेसिंग India's culture and heritage across geographies.
तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब कोविड आया था तब भी बोला था कि इंडिजिनस गेमिंग सेक्टर को प्रमोट कीजिए। अभी टॉय सेक्टर भी आ गया ना कि टॉय सेक्टर को भी प्रमोट करना है, क्योंकि इंडिया कैन बिकम द टॉय हब ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हम टॉयज बना सकते हैं, छोटा भीम और ये सब वगैरह, है ना, आपको याद होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है, ये सब कुछ हमने देख लिया। एवीजीसी हम हब बन सकते हैं। ओके, और हम किस चीज़ का हब बनना चाहते हैं, फार्मा हब बनना चाहते हैं। द टास्क फोर्स विच सॉ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स इन द सेक्टर ऑब्जर्व नॉटविथस्टैंडिंग द करंट ग्रोथ एवीजीसी एजुकेशन इन द कंट्री स्ट्रांगली नीड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड डिलीवरी मोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। इसरो के जो चीफ हैं, फॉर्मर चीफ के कस्तूरी रंगन, आप जानते हैं बेसिकली जो एडुकेशन 3 लैंग्वेज फार्मूला 2 लैंग्वेज फार्मूला ये सब कुछ आप जानते हैं, इन्होंने रेकमेंड किया था। तो एक नया नेशनल करिकुलम बन रहा है, तो उसमें इसको इनकलकेट किया जाना चाहिए, गेमिंग सेक्टर को, कॉमिक सेक्टर को। तो एटलीस्ट 2 फैकल्टी होनी चाहिए हर स्कूल में, एक उसमें से होगी जो टीचर होंगे वो केजी से क्लास 5th तक के लिए होंगे ट्रेन करने के लिए, दूसरे होंगे क्लास 6 से 12th तक के लिए, वेल एडुकेटेड एंड ट्रेन टीचर्स फॉर डिलीवरी ऑफ द करिकुलर कंटेंट। तो करिकुलर कंटेंट तो बना दिया कि कस्तूरी रंगन जी की टीम ने, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए स्किल्ड लोग, ट्रेंड टीचर्स चाहिए, है ना, मेंटोरशिप होनी चाहिए अच्छी उनकी तरफ से, तो वो आइडेंटिफाई कर पाए स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है हर स्कूल में से, तो फिर उसको प्रेरित कीजिए, प्रमोट कीजिए, ठीक है। दूरदर्शन किड्स चैनल होगा, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखिए यूजीसी किस तरह के यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज लॉन्च कर सकता है, हाउ कैन वी फिक्स्ड ये स्किल्ड पूल जो हमें चाहिए, जो डेफिसिट है उसको कैसे हम फिल कर सकते हैं। बैचलर्स या पीजी डिग्री इन एक्सपीरियंशियल आर्ट्स, बैचलर इन ग्राफिक आर्ट्स कॉमिक्स एंड एनिमेशन डिजाइन, बैचलर इन सिनेमेटिक आर्ट्स कॉमिक एनिमेशन वीएफएक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। बैचलर ऑफ साइंस गेम डिपार्टमेंट, तो ये और ज़्यादा प्रमोट की जानी चाहिए। कॉन्वेंशनल वही सब कुछ के डॉक्टर इंजीनियर बस वही है, रिस्पेक्ट ये वो। ओके, पहले तो सबसे पहले तो जो स्टिग्मेटाइजेशन है या फिर इन चीज़ों को, अभी ये ऐसे थे कई लोगों के पेरेंट्स होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा सोसाइटी में है, इसीलिए चीज़ें बोली जा रही हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है, पर अभी भी बहुत रिलेटिव्स या वो नहीं समझते हो। अगर आप ये कुछ चीज़ कर रहे हैं तो कहते हैं अच्छा बेटा सेटल होने के लिए क्या कर रहे हो, वो क्या है, मतलब पढ़ाई के लिए क्या किया आपने, तो ये भी तो थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा साथ साथ। तो और साथ ही में हम देख लेते हैं कि अभी क्या है, ग्लोबल एवीजीसी मार्केट कितना है एस्टिमेटेड, $260 बिलियन 275 बिलियन के आसपास, इसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन $2.5 to 3 बिलियन के आसपास है। अभी प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है इंडियन मीडिया की, 8.8, ठीक है। तो ये था अभी का सिनेरियो। अब हम ये देखते हैं 2 पॉइंट जो नीचे लिखे हैं, ये क्या है जो हम 2026 तक अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री टर्नओवर $53.75 बिलियन, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या हो सकती है अगले 10 सालों में, 14% to 16%। सो दिस इज आवर टारगेट। ऑफ कोर्स अगर हमारा ये टारगेट है तो इस टास्क फोर्स ने जो भी रेकमेंड किया है उसको जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। ओके, तो यही था इसके बारे में। अब हम बाकी द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो भी यहाँ पे लिखा है। रशिया टू बैन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू नेशंस विद प्राइस कैप फ्रॉम February। तो बेसिकली क्या होने वाला है, February 1 से आपको ये बात ऑलरेडी पता है, G7 ने, ऑस्ट्रेलिया ने और यूरोपियन यूनियन ने एक प्राइस कैप ऑलरेडी लगा दिया गया है रशिया के ऊपर कि $60 पर बैरल हम लेंगे ही नहीं आपसे, ठीक है। तो आपको अगर देना है तो गुड इनफ दे दीजिए इतने में, इससे ज़्यादा रेट पे आप नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली और लोगों को भी इन्होंने प्रमोट किया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर अब रशिया ने बोला है, एक डिक्री इशू की है कि हम अब February 1 से उन कंपनीज को, उन कंट्रीज को अपना तेल बेचेंगे ही नहीं जिन्होंने प्राइस कैप पे अग्री कर दिया है। तो ये बेसिकली होने वाला है, नथिंग मच हियर, बस इतनी सी यहाँ पे एक पॉइंट था। एंड बैन ऑन विमेन, तो यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं उन्होंने क्या कहा है कि तालिबान मस्ट इमीडिएटली रिवोक देयर पॉलिसीज टारगेटिंग विमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान, यूनिवर्सिटी बैन, एनजीओ अब एम्प्लॉय नहीं कर सकते विमेन एम्प्लॉयज़ को, ये सब कुछ आप हटाइए। और क्योंकि तब तक आप डेवलप नहीं, कोई भी कंट्री, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप कभी भी कोई विमेन पे ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल है कि कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, ना सोशली ना इकोनॉमिकली, जब आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूड ही कर दो, आप पब्लिक साइट से ही हटा दो उनको, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एंड दिस इज लॉजिकल। ओके,
ताइवान एक्सटेंड्स मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस टू 1 year citing threats फ्रॉम चाइना। तो बेसिकली ताइवान में क्या होता है अभी 4 महीने की मिलिट्री मैंडेटरी सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, अगर आप 18 साल के जब हो गए, तो जैसे ही आप 18 साल के हुए उसके बाद जनवरी 1 से लेके, जब भी जनवरी 1 आता है आपके 18 साल होने के बाद, जनवरी 1 से लेके और जब तक आप 36 साल के नहीं हो जाते, 36 ईयर्स के नहीं हो जाते, तब तक आपको 4 महीने हर साल में से मिलिट्री सर्विस के लिए। बहुत सारे मिलिट्री सर्विस में भी ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें मिलिट्री सर्विस में भी, इंजीनियरिंग सर्विस में भी हो सकते हैं, कॉम्बैट फील्ड में भी हो सकते हैं, रेडीनेस में भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको, लेकिन 4 महीने तो डोनेट करने पड़ेंगे मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि हमें 1 साल पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है। Taiwan on Tuesday announced an extension in mandatory military service from 4 months to 1 year, citing the threat from China. Beijing considers ये जो सेल्फ रूल डेमोक्रेटिक ताइवान है अपनी वन चाइना पॉलिसी का वो पार्ट समझते हैं, और वो एक दिन उसको ले ही लेंगे। अगर इसके लिए फोर्स भी यूज करना पड़े तो वो भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये चाइना की पॉलिसी बहुत क्लेम करती है। इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे इतनी सी ही बात जाननी थी और वो हमने देख ली। ओके और राइट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ईसी टू बिगिन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम टू यूज सेंसस फिगर्स ऑफ 2001। तो बेसिकली क्या होने वाला है, सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन क्यों डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करेगा। हम पहले इसकी कर्सरी रीडिंग दे देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को कहा है कि हम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की असम की शुरू करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की हमने खत्म कर दी, अब ये हम शुरू करेंगे। ओके, द सेंसस फिगर्स ऑफ, अब इसके लिए सेंसस फिगर्स 2001 की यूज की जाएंगी इस डीलिमिटेशन प्रोसेस के लिए। ओके तो अगेन मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप ये याद रखिए, सेक्शन 8A मेंशन किया गया है। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आप यूजुअली पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पे बहुत ध्यान देते हैं, करप्शन के, डिस्क्वालिफिकेशन के, बड़ी सारी चीजें वहां से आती है, लेकिन डीलिमिटेशन कहाँ से आता है? 1950 के एक्ट से। ये आप हमेशा याद रखिएगा। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में और आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको तो लगता है आरपीए 1951 ही है सब कुछ, तो नहीं, 1950 में आप लॉजिकल है ना, खुद सोच के देखिए। पहले 1950 का एक्ट आया होगा, है ना, तो जब 1950 का एक्ट क्यों आया था कि वोटर लिस्ट बनाई थी, है ना, और वोटिंग करवानी थी। तो जब वोटिंग तो तब होगी ना जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइडेड होगी कि वोटिंग इतने लोग यहाँ से वोट करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो बिल्कुल लॉजिकल है। फिर जब पहली बारी आपने बेसिक वोटिंग हो गई, ये सब वगैरह हो गया, आपने पहले लॉ में कवर कर लिया, तो दूसरा लॉ फिर अब थोड़ा दिमाग और आ गया। बहुत सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें सोचेंगे अच्छा करप्शन भी हो सकता है, फिर एमपीज को डिस्क्वालीफाई भी करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें 1951 के एक्ट में होंगी। तो अगर बाय चांस कल को प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सी चीजें 1951 में के एक्ट में है, 1950 के एक्ट में है, तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। सो आई होप आप समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, और एक और चीज़, आर्टिकल 170 देखिए आप, और 2001 के सेंसस की फिगर्स यूज होंगी ये तो आपको पता है, और आर्टिकल 330, 332। अब आप सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है जो मुझे आपको बताना है। ओके तो सबसे पहली बात तो ये है कि डीलिमिटेशन क्या होता है। तो डीलिमिटेशन बेसिकली, व्हाट इज डीलिमिटेशन, मतलब आप बाउंड्रीज को, चाहे वो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो लोकसभा की सीट की हो, उसको आप उसको रीड्रॉ करते हैं। क्यों रीड्रॉ करते हैं? क्योंकि कुछ समय बाद ओवर द टाइम पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो हमें क्या लेना देना, वैसे ही रहने दो सीट। अब इससे एक लेना देना क्या है, वो ये है कि संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर सीट में अप्रोक्सीमेटली सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए, सिमिलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि कोई सीट को इलेक्ट करने के लिए ज़्यादा पॉपुलेशन वोट करेगी, कईयों पे कम करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सीट पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लगभग सेम पॉपुलेशन आनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उसको रीड्रॉ करना पड़ता है ताकि पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम लगे रहे, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन का रैशनल होता है। तो बेसिक तो चीज़ ये थी।
अब आर्टिकल 82 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट निकालता है हर सेंसस के बाद। ऐसा वैसे हर सेंसस में होता नहीं, पर अभी आपके लिए इतना ही जानना है। हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट आया जाता है, फिर उसे डीलिमिटेशन कमीशन बनती है जो डीलिमिटेशन करती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके केस में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड, इनके केस में जो सेक्शन 8A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन करेगा डीलिमिटेशन वगैरह सब कुछ, जो भी है डिसाइड करना कितनी सीट्स एससीज के लिए होंगी, एसटीज के लिए होंगी, क्या पॉपुलेशन, ये सब कुछ जो भी प्रोसेस मेथोडोलॉजी सब कुछ इलेक्शन कमीशन देखता है। तो इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनती, तो ये आपको पता होना चाहिए और यही चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी भी थी, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई क्लियर। और आपको ये बात पता है कि आर्टिकल 170, अब 30, 33, 32 तो आपको पता है कि इस SC ST रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 170 क्या है बेसिकली? आर्टिकल 170 वही वाला रैशनल है जो मैं आपको बता रही थी कि ओके, एक तो ये कि मतलब नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स एक पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आर्टिकल 170 कहता है, ठीक है। 60 से कम नहीं, 500 से ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी चेंज किया जा सकता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के तहत। और जो पॉपुलेशन का रेशो है, जो मैंने अभी रैशनल आपको डिलिमिटेशन को बताया था, वो इस आर्टिकल 170 में लिखा है। तो अभी बस आपको यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। ऑल राइट, हम इस आर्टिकल को एंड में डिस्कस करेंगे। इसमें से 2-3 पॉइंट है जो मुझे आपको बताने हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। महाराष्ट्र हाउस पासेस रेजोल्यूशन ऑन कर्नाटका विलेजेस। तो इससे पहले क्या हुआ था कि कर्नाटका ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम अब बेलगावी हमारा है और बाकी ये सारी। अब महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है यूनानिमसली कि हम चाहते हैं कि 865 मराठी स्पीकिंग विलेजेस जो हैं कर्नाटक के, वो महाराष्ट्र में आ जाए। इसमें बहुत सारे आते हैं। हम देखिए, बेलगावी कन्नड़ के लोग कहते हैं, लेकिन बेलगांव कहते हैं महाराष्ट्र के लोग। तो ये चाहते हैं कि बेलगाम और करवार, निपानी, बिदर भलकी, ये सारे बेसिकली विलेजेस हैं महाराष्ट्र में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो और हम ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। और आपको ये बात पता है, ये सारी कहानी वो लिखी हुई है जो कल हमने डिस्कस किया। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है? उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक सेंटर के रूल में ले आओ ये सारे जितने भी विलेजेस हैं मराठी स्पीकिंग, और ये सब बाउंड्री डिस्प्यूट्स जितने भी हैं जहाँ पे। तो ये एक रिकमेंडेशन है। लेट्स सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ पे अगर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो यहाँ पे मटेरियल है ना, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस और अफ्रीका की अभी एक समिट हुई है वॉशिंगटन में, ये उसका कुछ कुछ एक्सेप्ट है, ठीक है। कि बाइडन ने बेसिकली एक बहुत अच्छे होस्ट की तरह अफ्रीका के बहुत सारे लीडर्स को होस्ट किया, और कोविड-19 में वो क्या उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर पैंडेमिक्स में क्या वो हेल्प करेगी यूएस अफ्रीका को। क्लाइमेट क्राइसिस की बात हुई, फूड सिक्योरिटी, ये सब वगैरह, ओके। तो बेसिकली एक जो चीज़ आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो इस यूएस और अफ्रीका के समिट से हमारे लिए निकल के आती है, पहला तो ये कि यूएस ने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं एयू, अफ्रीकन यूनियन को, कि वो ज्वाइन करे G20 को एज अ परमानेंट मेंबर। तो इसमें भारत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें आसियान और बाकी यूरोपियन यूनियन से भी सहमति लेनी पड़ेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा हमें थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि यूएस ने बोला है हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए, ताकि हम एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दे सकें अफ्रीका को। अभी आप इनको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जा नहीं सकते ना अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका में चाइना है ना, तो इसीलिए आप फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब वगैरह। लेकिन भारत भी तो कह रहा है फुल्ली सपोर्ट हमें तो नहीं। हमारी जब बात आती है तो बाइडन ये कहने लगते हैं कि हम चाहते हैं ठीक है रिफॉर्म हो जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, वीटो 5 ही लोगों के पास रहना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए। बट नॉनदलेस अफ्रीका की इंपॉर्टेंस यूएस के नज़र में भी और भारत की नज़र में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये दिखाता है, ठीक है। तो साथ ही में अब एक प्रॉमिस किया है बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कि हम आपको विजिट करेंगे, अफ्रीका में जाने वाले हैं वो अगले साल, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और साथ ही में
जो आपके लिए जानना है, नथिंग मच हियर। और अफ्रीका को बहुत सारा एड वगैरह दिया। अब चाइना की अगर हम बात करें तो यूएस और चाइना को अगर हम कंपेयर करेंगे तो चाइना तो बहुत आगे है, क्योंकि अगर चाइना हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अगर यूएस अफ्रीका का जो ट्रेड है वो $44.9 बिलियन है, तो चाइना अफ्रीका का ट्रेड $254 बिलियन है, विच इज ह्यूज। ओके, तो ये यहाँ पे, और साथ ही में अगर आप इस तरह देखिए, आपको इसीलिए अफ्रीका पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी डेफ एक्सपो हुआ था, है ना, डिफेंस एग्जीबिशन जो इंडिया में हुई थी, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है GS2 के सेक्शन में, ठीक है, तो आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना अफ्रीका कॉपरेशन, एक फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन है, फोकाक, ठीक है, जिसको 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा बीजिंग और इसके बीच में जो वन चाइना प्रिंसिपल को रीइटरेट किया है इस काउंसिल ने, और ये सब वगैरह हम साथ देख रहे हैं। लेकिन ओके, यूएस डन, चाइना डन, गुड इनफ, पर इंडिया को जो हिस्टोरिकल फायदा है अफ्रीका में, उसकी जगह ना यूएस ले सकता है ना चाइना ले सकता है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं, साउथ साउथ सॉलिडारिटी। महात्मा गांधी जी अफ्रीका रहे थे, वहाँ से आए थे, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन वहाँ गई थी, माइग्रेंट लेबरर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को हिस्टोरिकली बाइंड करती हैं अफ्रीका और इंडिया को। तो वो कोई भी आके जगह नहीं ले सकता, पर हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमें और वी विल हैव टू स्ट्राइव हार्डर, ताकि हम इस जो कॉपरेशन है इसको और आगे लेके जा सकें। द G20 प्रेसिडेंसी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर दैट AU बिकम्स अ परमानेंट मेंबर। तो हम बेसिकली हमें अपने सिर पे लेना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स, अगर आप अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल उसे लिख सकते हैं कि AU को हमें परमानेंट मेंबर बनाने के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।